सुबह सुबह आपको वही दिखा रहे हैं जो बाकी चैनलों पर या तो गायब है या फिर शोर शराबे में दबा दिया गया है। यहां हम चिल्लाते नहीं, बस आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आज है 18 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। नाटो के हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के पैकेज अब पुतिन की फौज पर बरसेंगे। रूस का बड़ा दावा, 24 घंटे में 1555 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, तोपखाने भी तबाह। यूरोपीय कमीशन ने इजराइल पर दबाव बढ़ाया, व्यापार में रियायतें रोकने का प्रस्ताव रखा। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने कहा, इजराइल का ढांचा अन्याय और कब्जे पर खड़ा है, यह टिकेगा नहीं। गज्जा की जंग में इजराइल ने अपनाई नई तकनीक, अलार्म क्लॉक बम बना बेदखली का सबसे बड़ा हथियार। और अमेरिका का बड़ा कदम, ईरान समर्थित 4 सशस्त्र समूहों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। तो चलिए अब तफसील से शुरू करते हैं खबरों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरा दया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी जानना अच्छा लगता है कि इस स्क्रीन के उस पार कौन बैठा है। पहली खबर, नाटो और अमेरिका की हथियारों की दुकान से निकलकर यूक्रेन के मोर्चे तक पहुंची है। नाटो के मुख्य प्रतिनिधि पैट्रिक टर्नर ने यह पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी हथियार जिन्हें नाटो देशों ने खरीदा था अब यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यानी अमेरिका बनेगा सप्लायर, यूरोप देगा पैसा और यूक्रेन सिपाही बनकर रूस पर बरसाएगा गोलियां। टर्नर ने बताया कि प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट PURL के तहत 4 पैकेजों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कई खेपें पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। अब सोचिए, नाम कितना खूबसूरत रखा गया है, रिक्वायरमेंट्स लिस्ट, जैसे किसी अस्पताल में दवाओं की कमी पूरी की जा रही हो या किसी बाढ़ पीड़ित कैंप में राशन भेजा जा रहा हो। असलियत में भेजा जा रहा है गोला बारूद। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 16 सितंबर को पहले 2 पैकेज पास किए। कुल रकम है $500 मिलियन। यह रकम यूरोप के नाटो देशों ने अदा की है, लेकिन हथियार निकाले जा रहे हैं अमेरिका की फौजी अलमारी से। अब देखिए क्रोनोलॉजी, बंदूक अमेरिका की, पैसा यूरोप का, कंधा यूक्रेन का और निशाना रूस की फौज। और इस पूरी कहानी का निर्देशक है वैश्विक हथियारों का बाजार। यह जंग अब जंग नहीं लगती, यह ज्यादा लगती है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स टारगेट पूरा किया जा रहा हो, जहां युद्ध के मैदान बने हैं शोरूम और सैनिक बने हैं डेमो पीस। नाटो की स्पीड तेज है, हथियार पैक होकर निकल रहे हैं जैसे किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से डिलीवरी हो रही हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस दावा कर रहा है कि 24 घंटे में उसने 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मार गिराए हैं और तोपखाने तबाह कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सवाल वही खड़ा होता है, क्या यह लड़ाई यूक्रेन की सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही है या फिर अमेरिकी हथियार कंपनियों के मुनाफे के लिए? क्या यह इंसाफ है या सिर्फ एक धंधा जहां मौत खरीदी और बेची जा रही है? अब रूस का बड़ा दावा सामने आया है। रूस की रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि महज 24 घंटे में यूक्रेन के 1555 सैनिक मारे गए हैं। जी हां, 24 घंटे और 1555 मौतें। ये आंकड़े सुनने में उतने ही भारी हैं जितने अविश्वसनीय लगते हैं। रूसी बयान के मुताबिक सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि 14 बख्तरबंद गाड़ियां, 12 तोपाखाने और एक सिवाल मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक नेवल बोट के तबाह होने की भी जानकारी दी गई है। रूस कह रहा है कि उसका एयर डिफेंस भी पूरी तरह सक्रिय है। पिछले एक दिन में ही 357 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। 357 ड्रोन एक दिन में, जितना कोई देश साल भर में नहीं बनाता, उतना रूस कह रहा है कि उसने 24 घंटे में गिरा दिया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि यूक्रेनी फौज लगातार कमजोर हो रही है और दबाव में है। उनके मुताबिक रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब तेजी से कामयाब हो रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये आंकड़े हकीकत हैं या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा? क्योंकि जंग के मैदान में मौत का हिसाब अक्सर गोलियों से नहीं बल्कि प्रचार से किया जाता है। दोनों तरफ टीवी चैनल हैं, दोनों तरफ अखबार हैं और दोनों तरफ आंकड़े हैं। जंग की असली कीमत सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी चुका रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय कमीशन ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। गजा युद्ध के चलते यूरोपीय यूनियन ने इजराइल को मिलने वाली सभी व्यापारिक रियायतें सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख दिया है। यूरोपीय कमीशन, जो EU का कार्यकारी संस्थान है, उसका कहना है कि इजराइल को अब वह विशेष कारोबारी छूट नहीं मिलेगी जो अब तक दी जाती रही है। यह फैसला भले ही आर्थिक भाषा में लिया गया हो, लेकिन इसके पीछे का संदेश राजनीतिक है। गजा की बर्बादी और युद्ध की बढ़ती तस्वीरों ने यूरोप की सियासत पर दबाव बनाया है।
सवाल उठ रहे हैं, क्या लोकतंत्र और इंसाफ की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेंगी या फिर उनके असर व्यापारिक रिश्तों तक भी पहुंचेगा? यूरोप के इस कदम से इजराइल को सीधा आर्थिक नुकसान होगा और सबसे बड़ी चोट यही है, पहली बार यूरोप ने अपने व्यापार और इजराइल की नीति को एक साथ जोड़कर देखा है। आज सामने आए यूरोपीय कमीशन के प्रस्ताव में एक और बात शामिल है। सुझाव यह है कि इजराइल की सरकार के कुछ कट्टरपंथी मंत्रियों और हिंसक यहूदी बस्तीवासियों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों में से जरूरी बहुमत अब तक इस तजवीज के साथ खड़ा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यूरोप और इजराइल का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, उसमें प्यार भी है और कारोबार भी। कई मुल्क अब भी इस कदम को इजराइल के खिलाफ सजा मान रहे हैं। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इजराइल से आने वाले 5.8 अरब यूरो के सालाना इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा, यानी सीधी चोट इजराइल की जेब पर पड़ेगी। और इतिहास गवाह है, राजनीति की चोट का दर्द उतना नहीं होता जितना जेब पर पड़े झटके का। मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक गुटों का यूरोप पर लंबे समय से दबाव था कि इजराइल पर सख्त रुख अपनाया जाए, लेकिन जर्मनी, इटली और हंगरी जैसे देश अब भी इसे लागू करने से हिचकिचा रहे हैं। कारण वही इजराइल के साथ पुराने रिश्ते, व्यापार और राजनयिक दोस्तियां। मगर दबाव इतना बढ़ चुका है कि अब यूरोप के अंदर भी इजराइल की नीतियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब आते हैं लेबनान, जहां से इजराइल के खिलाफ एक बार फिर आग उगली गई है। हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नाम कासिम ने टेलीविजन पर बयान देते हुए कहा है, इजराइल जल्द ही तबाह होगा क्योंकि यह सिर्फ कब्जे, नाइंसाफी और जुर्म पर खड़ा है। यह बयान दिया गया इजराइल के पेजर ब्लास्ट कांड की पहली बरसी पर। नाम कासिम ने कहा कि जिस नींव पर इजराइल खड़ा है वह नींव ही खोखली है और कोई भी ढांचा चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, अगर वह अन्याय और अपराध पर बना हो तो गिरना तय है। लेबनान की यह आवाज नई नहीं है, लेकिन इस वक्त जब गजा जल रहा है, यूरोप दबाव में है और अमेरिका खुलेआम इजराइल का साथ दे रहा है, तब हिजबुल्लाह का यह बयान सीधे सीधे पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा देता है। लेबनान से आई खबर जिसमें हिजबुल्लाह के नेता शेख नयम कासिम ने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया है। पेजर ब्लास्ट की पहली बरसी पर उन्होंने उन जख्मी लोगों को उम्मीद की मिसाल बताया। कासिम ने कहा, ये घायल हमारे लिए सच्ची जिंदगी की पहचान है। उनका तन साफ था, दुश्मन चाहता था कि ये जख्मी अपनी ताकत खो दें, मैदान छोड़ दें, लेकिन आज वही लोग नई ऊर्जा और नए हौसले के साथ लौट रहे हैं। यानी जिस दर्द से दुश्मन ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उसी दर्द से वे और मजबूत होकर खड़े हो गए। अब रुक करते हैं गजा की ओर, जहां इजराइल ने अपनी एक नई तकनीक से दहशत फैलाई है। नाम दिया गया है अलार्म क्लॉक। सुनने में तो घड़ी जैसा मासूम नाम है, लेकिन असलियत में यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इस तकनीक के तहत छोटे छोटे बम गिराए जा रहे हैं। धमाका बड़ा होता है मगर भौतिक नुकसान अपेक्षाकृत कम। मकसद साफ है, लोगों को डराकर भागने पर मजबूर करना। सोचिए, अगर आपके घर के पास अचानक बहुत जोरदार धमाका हो जाए तो क्या आप वहीं रहेंगे या कहेंगे चलो यहां से निकलें, कहीं सुरक्षित जगह पर जाएं? यही है इस अलार्म क्लॉक का मकसद, लोगों को खदेड़ना। गजा सिटी में इस वक्त इजरायली सेना की कम से कम 2 डिवीजन अलग अलग दिशाओं से घुस चुकी हैं। तीसरी डिवीजन भी अगले कुछ दिनों में शामिल हो सकती है। आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स ने जमीनी और हवाई दोनों हमलों को तेज कर रखा है। जब आप यह खबर सुन रहे हैं, उसी वक्त आसमान से ड्रोन और जहाज बम बरसा रहे हैं। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों को रौंद रही हैं और इंजीनियरिंग के भारी उपकरणों से शहर की गलियों को मलबे में बदला जा रहा है। 17 सितंबर की ताजा जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक दिन में गजा सिटी में 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूसी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बंधकों यानी इजरायली कैदियों को गजा के सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन अल कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि बंधकों को सुरक्षा वाले हिस्सों में पहुंचा दिया गया है, लेकिन उनकी हालत कैसी है और कुल कितने बंधक हैं यह अब भी साफ नहीं है। यह जानकारी इसलिए धुंधली है क्योंकि इस वक्त गजा सिटी में जबरदस्त जमीनी ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ की भारी मौजूदगी और लगातार बमबारी ने स्थिति को और उलझा दिया है। गजा में इजराइल का कहर लगातार जारी है। 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। आज सुबह से ही गजा शहर और पूरे गजा पट्टी पर जमीनी और हवाई हमले चलते रहे। धमाकों की आवाज, बर्बाद होती इमारतें और दहशत का आलम। शाम तक मौत का आंकड़ा 70 से ऊपर पहुंच गया। इनमें एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल थी। रहते भी साथ थे और अब दफन भी साथ ही हो गए गजा के शरणार्थी कैंप की मिट्टी में। लोगों का कहना है कि गजा सिटी पर बमबारी अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। घर की कतारें पूरी की पूरी मिट्टी में मिल रही हैं। धमाकों की आवाजें कभी थमती नहीं।
समंदर से नौसेना के जहाज, जमीन से टैंक और आसमान से लड़ाकू जहाज मिलकर गजा को तबाह कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक की जंग ने 65,562 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली हैं। 1,65,697 लोग घायल हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टूटे हुए परिवार हैं, बिखरे हुए सपने हैं। इसी बीच अमेरिका ने आज बड़ा ऐलान किया। ईरान समर्थित 4 सशस्त्र समूहों को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। इनके नाम हैं हरकत अल नजाबा, कताइब सैयद अल शुहदा, हरकत अंसार अल्लाह अलफिया, कताइब अल इमाम अली। अमेरिका का कहना है कि ये सभी समूह पहले से ही ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल थे। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है और ईरान ही इन गुटों को आर्थिक और सैन्य मदद देता है। अमेरिका का दावा है कि इन समूहों ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास और गठबंधन सेनाओं के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये संगठन अक्सर अपने असली नाम छुपाकर अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स के नाम से काम करते हैं। यानी खेल वही पुराना, नाम बदलो, हमला करो और जिम्मेदारी से बचो। तो ये था आज का छोटा सा बुलेटिन। गजा के लिए दुआ कीजिए, खास तौर से गजा सिटी और पूरे उत्तरी गजा के लिए, जहां इस वक्त बेहद तीव्र ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बहुत